नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन को बताया बेहद उपयोगी। कल देर रात वापस लौटे स्वदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चाणक्य रक्षा संवाद सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सेना की हरित पहल और एआई के डिजिटल व्यवस्था के पहले चरण की करेंगे शुरुआत। चक्रवाती तूफान दाना की आज रात ओडिशा तट से टकराने की आशंका। तूफान के कारण भारी बारिश जारी। महाराष्ट्र चुनाव में कौन करेगा घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल। शरद पवार गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच। पुणे में आज से हॉकी में भारत जर्मनी के बीच खेला जाएगा दूसरा मैच। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात रूस में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेकर स्वदेश वापस लौटे। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन को बेहद उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने और दुनिया भर के नेताओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति को पुतिन को मेजबानी के लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर विश्व भर के नेताओं से चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वहां की सरकार और जनता को धन्यवाद जताया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई नेताओं से मुलाकात की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। ओलाफ शोल्ज 7वीं अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री और चांसलर शोल्ज कल अंतर सरकारी परामर्श समूह बैठक की सह अध्यक्षता भी करने वाले हैं। और इस समूह की अगर बात की जाए तो ये एक सरकारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करते हैं और इसके निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। माईगव नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क्स पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। चक्रवाती तूफान दाना के आज रात ओडिशा तट से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवाती तूफान दाना उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। पुरी और स्वागत द्वीप के बीच भीतरकनिका और धामरा के करीब उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों से ये चक्रवात लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ टकरा सकता है। चक्रवात के टकराने से ठीक पहले भद्रक, बालासोर और केंद्रपाड़ा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और तूफान के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साइक्लोन दाना का असर पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, बिहार, झारखंड तक दिख सकता है। बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में आज और शुक्रवार को भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। चक्रवात के मद्देनजर कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। वहीं रेलवे ने भी कई ट्रेनें रद्द की हैं। कोस्ट गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने सभी तैयारियां कर ली। अग्निशमन सेवा और एनडीआरएफ के कर्मियों को तैनात किया गया है। 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम को स्थापित भी किया गया।
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दाना काफी तेजी से ओडिशा के तट की तरफ बढ़ रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव को कम करने के लिए कई विशेष तैयारियां की गई हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर 9 वॉर रूम स्थापित किए गए हैं। तो चक्रवाती तूफान दाना के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद, 600 से अधिक कर्मचारियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया। ये रेल मंत्रालय की तैयारी है दाना से निपटने के लिए। 20 सैटेलाइट फोन और पावर बैकअप के साथ इमरजेंसी कंट्रोल रूम को भी तैयार किया गया है। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक, सिग्नल सिस्टम और बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए विशेष टीम का भी गठन किया गया है। वहीं स्टैंड बाय पर रखे गए 49 हैवी मशीनरीज, 57 बॉक्स एंड बोल्डर्स और 86 बॉब वायन बेलसेट भी तैयार किए गए हैं। प्रमुख स्टेशनों से बैनर और होर्डिंग्स हटाए गए ताकि अगर तेज हवाएं चले वो होर्डिंग गिरकर किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए उन्हें हटाया गया। कैच वाटर ड्रेन्स से सफाई की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है रेल मंत्रालय द्वारा दाना से निपटने के लिए। वहीं यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेन सेवाओं का संचालन किया जाएगा। नियमित तौर पर आवश्यक दवाओं के साथ मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल फोर्स है, वो तैयार रहे। जो तमाम प्रमुख इम्पॉर्टेंट स्टेशंस हैं वहाँ पर बच्चों के लिए जो शिशु आहार है उसकी व्यवस्था और भोजन पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। और महत्वपूर्ण स्टेशंस पर सहायता यानी कि हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं ताकि लोगों की आवाजाही जो है वो सुगम तरीके से हो पाए। और यात्रियों को चक्रवात से जुड़ी हुई मद्देनज़र जो जानकारी है वो लगातार मुहैया रेल मंत्रालय द्वारा की जा रही है। तो ये तमाम पहले हैं जो रेल मंत्रालय द्वारा की जा रही हैं जो तूफान दाना है उससे निपटने के लिए। वहीं बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दाना काफ़ी तेज़ी से, जैसा कि हमने बताया कि ओडिशा तट की तरफ बढ़ रहा है। चक्रवात के 24 और 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर टकराने का अनुमान है, यानी आज और कल। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने चक्रवात से उत्पन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष तैयारियां की हैं, जहां पर जहाज़ों पर लदे माल को जल्द खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये तमाम तैयारियां की गई हैं जो बंदरगाह मंत्रालय है और बंदरगाह पर मौजूद जहाज़ों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके लिए दवाओं और आवश्यक वस्तुओं के भंडारण का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही लोगों की निकासी के लिए बसों की व्यवस्था की तैयारी भी सुनिश्चित की गई है। वहीं सड़कों और रास्तों से मलबा हटाने के लिए पावर सॉ जैसे उपकरणों को भी तैयार किया गया है। मिशन मोड पर सरकार की तैयारी है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। लोगों के लिए सुरक्षा के लिहाज से चक्रवात आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं फौरी तौर पर, और मंत्रालय लगातार जो तटीय क्षेत्र हैं उनकी निगरानी कर रहा है। बढ़ते आगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करने वाले हैं। रक्षा मंत्री इस दौरान भारतीय सेना की हरित पहल और एआई के डिजिटल तंत्र के पहले चरण का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री विकास और सुरक्षा पर भारत के दृष्टिकोण पर वक्तव्य देंगे, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य में सुरक्षा के महत्व का उल्लेख होगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में नीति निर्माता, शिक्षाविद, रक्षाकर्मी, वैज्ञानिक भाग लेंगे। और अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जिसमें एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एनसीपी शरद चंद्र पवार की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। पिछले लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को कुछ शर्तों के साथ घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की इजाजत मिली थी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। अगर वोटिंग से पहले कोर्ट शरद पवार के पक्ष में फैसला देता है तो अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते राज्य की सियासत में जबरदस्त गर्माहट है। 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है और उम्मीदवारों की सूची जारी होने लगी है। इस बीच राज्य में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर अभी पूरी तरह सहमति नहीं बन पाई। हालांकि कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी ने बुधवार को 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की।
कुछ सीटों के बंटवारे पर विचार विमर्श अभी भी जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शेष 18 सीटों के बारे में एसपी सहित अन्य गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें जल्द मंजूरी दी जाएगी। आपको बताएं कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 105 सीटें जीती थी, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर कब्जा किया। 2014 से भाजपा ने 122 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि शिवसेना ने 63 और कांग्रेस ने 42 सीटें हासिल की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने पहली सूची जारी कर दी। इसमें 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि ठाणे सीट से राजन विचारे को टिकट दिया गया। रत्नागिरी से सुरेंद्रनाथ माने को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोपरी 5 पाखड़ी के से केदार दीघे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इनके अलावा पार्टी ने भिवंडी ग्रामीण सीट से महादेव घाटल को टिकट दिया। अंबरनाथ से राजेश वानखेड़े को प्रत्याशी बनाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद नेता तेजस्वी यादव पर असम के सीएम और भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने जमकर हमला बोला। देखिए रांची से एक खास रिपोर्ट। हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा दावा, तेजस्वी यादव की ब्रांड वैल्यू हुई खराब। तेजस्वी यादव 3 बार हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पर गए, लेकिन तेजस्वी को हेमंत सोरेन ने नहीं दिया वक्त। झारखंड में हुआ तेजस्वी यादव का अपमान। हेमंत बिस्व शर्मा ने झामुमो पर उठाए सवाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ पार्टी, लेकिन उसके पास टिकट देने के लिए नहीं है उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसके साथ ही झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चुनावी विषाद बिछ गई है। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर चुनावी बाण छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ पार्टी है और उसके पास टिकट देने के लिए उम्मीदवार नहीं है। अगर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को उम्मीदवारों की जरूरत है तो वो हमें बताएं, हम उनको उम्मीदवार देंगे। वहीं इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर राजद की सार्वजनिक नाराजगी पर तंज कसते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मैं तेजस्वी यादव की स्थिति को लेकर दुखी हूं। मुझे लगता है कि बिहार के लोग समझ चुके हैं कि तेजस्वी यादव की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। बिहार में यह सोचा जाता है कि तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ा नेता है, लेकिन आज हेमंत सोरेन जी का सामने तेजस्वी यादव 3 बार मुख्यमंत्री आवास में जाए, मिले, रोए, शरण में पड़े, उससे हमारा तो फायदा हुआ। बिहार में कम से कम बिहार का जनता भी देख चुका है कि तेजस्वी यादव का कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। जेएमएम का हमारा प्रत्याशी का जरूरत है अभी भी, वो तो बाकी मेरा तो मालूम नहीं है। तो हेमंत सोरेन जी अगर मुझको बताए, मैं 10 पास और भेज दूंगा। अगर उनको आज भी कुछ प्रत्याशी का जरूरत है, हमें बताए, हम आपको दे दूंगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने झारखंड में मनमाफिक सीट नहीं मिलने के बीच कहा है, इंडी गठबंधन एकजुट है और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्षी नेता झूठे वादों के साथ चुनावों में लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले चरण के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण के मतदान के बाद चुनाव के नतीजों से साबित होगा कि किसका नारा बुलंद है और जनता ने अपना जनादेश किसे दिया है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। वहीं बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसके लिए राज्य में राजनीतिक अखाड़ा तैयार हो गया। बक्सर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली रामगढ़ विधानसभा सीट का चुनाव इस बार
बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सीट पर आरजेडी की नाक दांव पर है। हालांकि जनता का मूड बदला हुआ नजर आ रहा है। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। बिहार में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस चुनाव में जीत के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। बक्सर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली रामगढ़ विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी और राजद के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह सीट राजद की मजबूत गढ़ है। राजद ने उपचुनाव में अजीत कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी चुना है। बता दें कि बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह और अजीत कुमार सिंह दोनों राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। रामगढ़ विधानसभा को लेकर करके तो वो ज़्यादा फोकस रहेगा यूथ पे, खास तौर से जो आने वाला भविष्य है रामगढ़ का, उसको कैसे गढ़ा जाए। तो ये शिक्षा में आप बेसिक से लेकर के हायर एजुकेशन जो है उस विषय पे हम लोग व्यापक स्तर पे काम करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य और कृषि, ये हमारा फोकस एरिया रहेगा जिस पे हम ज़्यादा ये फोकस करेंगे। रामगढ़ सीट पर जीत के लिए एनडीए ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी के रूप में अशोक कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। अशोक कुमार सिंह बीजेपी के टिकट पर 2015 में रामगढ़ विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। रामगढ़ की जनता 15 से 20 का जो मेरा कार्यकाल था उसे रामगढ़ का स्वर्णिम काल मानती है। योजनाएं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क की जितनी योजनाएं जो अभी अपूर्ण पड़ी हुई है, युवाओं को रोजगार, उन सारी योजनाओं को अपनी जामा पहनाना और रामगढ़ का चौमुखी विकास करना। उधर रामगढ़ में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और बसपा का भी फैक्टर यहां काम करेगा। बसपा ने यहां पूर्व विधायक अंबिका सिंह के भतीजे सतीश सिंह उर्फ पिंटू यादव को अपना कैंडिडेट बनाया है, जबकि जनसुराज ने सुशील सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। रामगढ़ सीट पर 1985 से लगातार 6 बार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह चुनाव जीत चुके हैं। बता दें कि इस सीट पर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उनके पुत्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो भाजपा राजद के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। रामगढ़ में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने कुशवाहा और बसपा ने यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिससे राजद का वोट बैंक प्रभावित हो सकता है, लेकिन इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। डीडी न्यूज़ के लिए बक्सर से मधुरेश नारायण। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के विंध्य क्षेत्र के रीवा में बुधवार को राज्य सरकार ने 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। इस कॉन्क्लेव में 50 से अधिक प्रमुख निवेशक और 3000 से अधिक एमएसएमई उद्यमियों के साथ 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। इस कॉन्क्लेव के दौरान विंध्य क्षेत्र को लगभग 31,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला, जिसमें 27,000 से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। देखिए रिपोर्ट। देश और दुनिया के निवेशकों को बताने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में की और यहाँ निवेशकों को लाकर ये बताया गया कि खनिज संपदाएं हो या सांस्कृतिक पर्यटन की विरासतें हो, रीवा बहुत समृद्ध है और अब तो एयर कनेक्टिविटी के साथ भी जुड़ चुका है। मध्य प्रदेश के रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में खास फोकस ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन एवं हस्तशिल्प में निवेश को रहा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों ने विंध्य अंचल की संभावनाओं को और निवेश के लिए सरकार की निवेशक फ्रेंडली नीतियों का प्रेजेंटेशन भी दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा आईटी पार्क और चुरहट्टा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र सहित 20 से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। साथ ही 80 से अधिक निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए गए। अपनी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं है, हर एक कोई अपनी आहुति देने को तैयार है, हर एक कोई अपना बेस्ट से बेस्ट करने को तैयार है। कि यहाँ एमओयू भी हो रहा है, यहाँ घोषणा भी हो रही और यहाँ से बात शुरू हो रही कि पिछली बार जो करा वो भी दिखाओ आंखों के सामने कि हाँ भूमि पूजन हो रहा कि नहीं हो रहा, वो जो कर रहा उसका नाम क्या है, वो कौन सी इंडस्ट्री है, उसकी भी खोल के बात करो, कितना अमाउंट ला रहा है, ये सारी बातें ओपन ट्रांसपेरेंट है। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में पतंजलि समूह के सीईओ आचार्य बालकृष्ण, डालमिया सीमेंट के सीएमडी पुनीत डालमिया समेत 50 से अधिक प्रमुख निवेशकों ने भाग लिया। पूरे प्रदेश समेत खासकर विंध्य क्षेत्र में उनके समूह द्वारा किए जा रहे काम और भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा दिया गया।
तो इस विंध्य क्षेत्र में रीवा और दूसरे इस जिलों में भी हम सबसे पहले इस कार्य को करके किसानों की आय को बढ़ाने का काम, किसानों की आय को दोगुणित करने का कार्य पतंजलि करेगा। हम यहाँ पे एक बड़ा सीमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे हम 4 मिलियन टन का क्लिंकर फैक्ट्री लगाएंगे और सीमेंट प्लांट भी लगाएंगे। करीब 3000 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और एक यूनिक चीज़ इसमें हम ये रखना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट 100% रिन्यूएबल एनर्जी में चलने वाला प्लांट होगा। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेशकों के साथ 1-to-1 मुलाकात भी की। कार्यक्रम के दौरान एक जिला एक उत्पाद और G2C स्टॉल भी स्थापित किए गए। इस दौरान स्थानीय उत्पादों और कॉरपोरेट सेक्टर के स्टॉल भी प्रदर्शनी में देखे गए। केवल निवेश की संभावनाओं को ही नहीं बताया गया विंध्याचल में, बल्कि विंध्य के स्वादिष्ट व्यंजनों को भी यहाँ के निवेशकों को, यहाँ आने वाले निवेशकों को मध्य प्रदेश की सरकार ने चखाया और ये भी बताया निवेश की अपार संभावनाएं विंध्य में भी हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, रीवा। राष्ट्रपति भवन 21 से 29 अक्टूबर तक सृजन 2024 द आर्टिस्ट इन रेसिडेंस कार्यक्रम के तहत 15 चयनित कलाकारों की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रपति भवन इन कलाकारों को प्रतिष्ठित परिवेश में अपनी अनूठी कलाकृतियों को बनाने और प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। चयनित कलाकारों की रचनाओं को 29 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। ये हैं देश के अलग अलग 8 राज्यों से आए हुए कलाकार जो राष्ट्रपति भवन में अलग अलग थीम पर पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं। हमारे देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग कला है, अलग अलग संस्कृति है और हर कला, हर संस्कृति बहुत ही खूबसूरत है और यही प्रमाण है भारत में विविधता में एकता का। द आर्टिस्ट इन रेजिडेंसी प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है नए कलाकारों के लिए, क्योंकि ये एक मौका देता है इन तमाम आदिवासी क्षेत्रों से आए हुए कलाकार को राष्ट्रपति भवन में अपनी कला को प्रदर्शित करने का। रचनात्मक कलाओं तक पहुंचने और देश की कला और शिल्प के लिए एक मंच प्रदान करने के मकसद से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आवासीय कला सृजन 2024 पहल की शुरुआत की है। हम पेंटिंग प्रदर्शन करेंगे राष्ट्रपति के सामने। मैं बहुत खुश हूँ, ये मौका मिला है। इस साल फरवरी में शुरू हुए इस कार्यक्रम में युवा कलाकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इसी तरह इस बार राष्ट्रपति भवन 21 से 29 अक्टूबर तक साकला फाउंडेशन के सहयोग से एक सप्ताह तक चलने वाला रेजिडेंसी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस एग्जीबिशन का यही मकसद है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड बन सके, उनके खाते में सीधा पैसा जाए और अब आने वाले अगले सालों में हम इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाना चाहते हैं। एक यहाँ पे एक प्रोग्राम का शुरुआत किया गया जिसका नाम रखा गया था सृजन और 2024 से वो शुरू हुआ था और उस दौरान हम लोगों ने पूरे देश से कुछ कलाकारों को निमंत्रित किए थे कि आप आइए और हमारे साथ यहाँ पे रहिए। इस पहल से वन और वन्य जीवों को संरक्षित करने वाले जनजातीय समुदायों की भूमिका को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति भवन द आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम के तहत 15 चयनित कलाकारों की मेजबानी कर रहा है। ये निवास इन कलाकारों को प्रतिष्ठित परिवेश में अपनी अनूठी कलाकृतियों को बनाने और प्रदर्शित करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। मुझे मौका मिला है राष्ट्रपति भवन में आकर पेंटिंग करने का, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रपति भवन में इनकी रचनाओं को 29 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत में योगदान देगा और देश भर से आई उभरती और कलात्मक प्रतिभाओं को सम्मान भी। द आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम लेखकों और कलाकारों को राष्ट्रपति भवन के जीवन में खुद को ले जाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जो रचनात्मक सोच को प्रेरित करे और कलात्मक अभिव्यक्ति को फिर से जीवंत करे। शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज़। वो करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। तुर्की की सरकारी एरोस्पेस कंपनी पर हुए हमले में 5 लोगों की मौत हुई है और 22 अन्य घायल। ये कंपनी उत्तर पश्चिम अंकारा से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तुर्की के गृह मंत्री अली यर्लिकिया ने अपने एक्स अकाउंट पर इस हमले को आतंकवादी हमला बताया। उन्होंने लिखा कि इस हमले में कुछ शहीद हुए और कुछ जख्मी। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में आज से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है।
3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है। ऐसे में भारत की कोशिश पुणे टेस्ट में अपनी पुरानी गलतियों को दूर करने की होगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ तेज होने के साथ भारत एक और चूक बर्दाश्त नहीं कर सकता और उस समय जब विशेष रूप से नवंबर के आखिरी सप्ताह में चुनौतीपूर्ण बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू हो रही है। भारत और जर्मनी के बीच 2 मैचों की हॉकी सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच आज नई दिल्ली में खेला जाना है। आज भारत की कोशिश जीत के साथ सीरीज को 1-1 से बराबरी करने पर होगी। कल सीरीज के पहले मैच में जर्मनी ने भारत को 2-0 के अंतर से हरा दिया था। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।